अंतिम समय है, जो भी मिल रहा है सब घोल कर पी लो। आप नहीं पियोगे तो मैं घोल कर पिला दूंगा। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण नियम आप सभी को घोल कर पिला दिया जाएगा। मतलब वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी को ये 5 नियम तैयार रहेंगे और ये मान के चलिए इन 5 नियमों में से 3 नियम तो आपका फंसना ही फंसना है और आपके चौथे और 5वें नियम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथा और 5वां नियम तो जरूर देखिएगा। चलो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स 5 महत्वपूर्ण नियम। कितने? 5 महत्वपूर्ण नियम। देखिए हमारे सामने जो है यहाँ पर पहला है कूलाम का नियम, दूसरा गास का नियम, तीसरा किरचॉफ का नियम, चौथा बायो-सेवर्ट का नियम और 5वां एम्पियर का नियम। अगर ये 5 नियम आप तैयार करके जाते हैं तो ये मान के चलिए यूपी बोर्ड एग्जाम में आप डंका बजा देंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ध्यान दो, ये 10 अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी आप सभी को मिलेंगे। तो वो इस वीडियो में नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियो को जो है लगातार जो है आप देखते रहिए। आप फिजिक्स में जरूर पास होंगे। तो बच्चों पहला आप सभी का है यहाँ पर कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना, एकदम रटा देंगे। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मैंने क्या बोला, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। फिर सुनो बच्चों, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार स्टेटमेंट फिर से सुनिए, फिर पूरी बात समझाते हैं। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोनों आवेश है यहाँ पर, तो ये जो इनके बीच बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के जो है परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जितना ज़्यादा इन आवेशों का मान होगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा और इनके बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगी बल उतना कम होगा, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल को हमने F से प्रदर्शित किया, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और नीचे जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को साथ में मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। आप सभी को मालूम है कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ नियतांक 1/4πε0 आया, Q1 Q2/r² तो पहले से ही था। तो ये बच्चों कूलाम का नियम आप यहाँ से यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर दिल खोल कर आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर दे देगा। तो आई होप कि पहली वाली डेफिनेशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरी डेफिनेशन की, नाम है गास का नियम। देखिए गास का नियम भी बोलते हैं और गास का प्रमेय भी बोलते हैं। तो मैंने हेडिंग यहां पर लिखा गास की प्रमेय। क्या लिखा? गास की प्रमेय, गासेस थ्योरम। अच्छा बच्चों क्या लिखा है, किसी बंद, पहले स्टेटमेंट पढ़िए फिर मैं बात को समझाऊंगा पूरा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब घिरा, कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। पहले आपको स्टेटमेंट का मतलब समझाते हैं, फिर से एक बार स्टेटमेंट तैयार कराते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपने एक आवेश रखा और आवेश जो है किसी ऐसे जगह पर रखा है जो चारों ओर से किसी न किसी चीज से घिरा है। तो उस जिससे घिरा है उससे जितना फ्लक्स बाहर जाएगा वो फ्लक्स इसमें उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? ऐसा स्टेटमेंट गास ने दिया था। तो ये गास का प्रमेय भी हो जाता है और ये गास की जो है नियम भी हो जाता है। तो फिर सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी जो फ्लक्स है वो आपका φe होता है, आवेश Q होता है, तो उसका 1/ε गुना यानी φe = Q/ε0। ठीक, तो ये आपका गास का प्रमेय हो गया, गास का नियम हो गया और आप इस नियम को भी एग्जाम में लिख कर आना। नेक्स्ट बच्चों किरचॉफ का नियम।
बच्चों किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा जाता है, तो अब हम लोग किरचॉफ का नियम यहां पर देखेंगे। किरचॉफ का नियम हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम है। प्रथम नियम अथवा संधि का नियम बोला जाता है, द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम बोला जाता है। बच्चों ठीक समझ में आया? यस सर समझ में तो आ गया, मजा आया। प्रथम नियम अथवा संधि का नियम क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिए। ये दृष्ट धारा पहले हटा दोगे तो आपकी परिभाषा और सरल हो जाएगी। मैं इसके ऊपर ये ढक्कन रख दे रहा हूं, तो समझो ये चीज़ आपको हमें डेफिनेशन में शामिल नहीं करना। वो लिखते समय हमने लिख दिया था, अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अंतिम समय में आप लोग पढ़ रहे हो। तो किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर से सुनिए बच्चों, किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आई क्या है, धारा, और सिग्मा क्या है, सभी धारा का योग। तो सभी धारा का योग क्या होता है, शून्य। ये वैद्युत परिपथ की क्या है, संधि। अब इस संधि पर बच्चों देखो, ये I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, I4 धारा जा रही है, I5 धारा जा रही है। तो इन सभी का धारा का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम है। थोड़ा सा इसमें आप लोग और ध्यान दीजिए, जो धाराएं संधि की ओर आ रहे हैं उनको प्लस में लेते हैं, जो संधि से दूर जा रहे हैं उनको माइनस में लेते हैं। तो पूरा जोड़ेंगे तो आपका ये जीरो आएगा, माइनस वालों को उधर भेज देंगे तो प्लस, मतलब कि प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये लिख दीजिए। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये किस पर है, आवेश संरक्षण, या गलती से ऊर्जा संरक्षण लिखा गया। ठीक, तो ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं बच्चों, उसके बाद ये ले सकते हैं। ठीक, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। अभी किरचॉफ का एक और नियम है, ठीक ध्यान दीजिए, किरचॉफ का एक और नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम ये है। सबसे पहले बंद पास की बात करें तो जैसे देखिए पूरा परिपथ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्लोज हुआ तो ये बंद पास हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्लोज हुआ तो ये बंद पास हुआ, इसी को बंद पास कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में, अलग अलग खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोध हो, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसका प्रतिरोध संगत प्रतिरोध कहलाएगा, एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का जितना रहेगा उन सबका जोड़ बीजगणितीय योग जो है, उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, याद करके जाओ। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। आई होप कि आपको यह बात बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई बच्चों। ठीक, और ये यहाँ पर चित्र बनाया गया है, तो इसको आप ऐसे जो है ये नियम लिख लीजिएगा। ठीक, अच्छा, और ये चित्र बना दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बायो सेवर्ट का नियम। चूंकि केवल बायो सेवर्ट का नियम लिखने के लिए आया है, 4 नंबर का प्रश्न नहीं है, समीकरण स्थापित करने के लिए नहीं है, तो इतना आप लिख दोगे पर्याप्त होगा। बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश, यानी एक धारा जो चालक होता है उसमें धारा बहती है तो वो धारावाही बोला जाता है। अल्पांश यानी उसकी छोटी सी लंबाई, ठीक, उसमें जो धारा बहेगी। तो किसी धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। ये बायो सेवर्ट के नियम से होता है। म्यू 0 क्या है आपका, म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता बोली जाती है, म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा 5वां और आखिरी नियम है एम्पियर का परिपथी नियम। गास के नियम से मैच करता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर भी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोली जाती है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर भी का किसी बंद वक्र के लिए, किसके लिए, बंद वक्र के लिए, वहां भी बंद पृष्ठ के लिए ही था। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर भी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर भी और बंद पृष्ठ के लिए इसका रेखीय समाकलन करेंगे, यानी वेक्टर डीएल के साथ करेंगे। तो ये जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर बी का किसी बंद वक्र के लिए जो है वो इंटीग्रेशन आप जो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल
तो ये जो रेखीय समाकलन है वक्र द्वारा, जिस वक्र के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का अपसाइलन मतलब कि म्यू 0 गुना होता है। तो ये आपका इतना जो है इस धारा का इतना गुना होता है, तो ये आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा और यही एम्पियर का परिपथी नियम है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पूरा क्लियर हुआ। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।